हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके बारे में जो एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 10 से 11 क्वेश्चन हैं, जिनमें से टिप्पणी वाला क्वेश्चन छोड़ के हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो जो शॉर्ट नोट्स यानी टिप्पणी के क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चंस में आ चुके हैं उनके आंसर। इसके पहले आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये एनसीईआरटी बुक्स के अभ्यास प्रश्न है। पहला है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे, पहली बात तो। दूसरी, लोगों के पास भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो और प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच में खाद्य यानी खाद्यान्न, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हों। तो ये 3 बातें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। पहले, खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध होना चाहिए और प्रत्येक ऐसा खाद्य प्रत्येक व्यक्ति के पहुंच में भी होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं, या वीडियो को रोक के थोड़ी देर आप नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? तो खाद्य असुरक्षा मतलब कि आप मोटे तौर पर समझिए कि खाने पीने की पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता वो प्रत्येक समय नहीं कर पाते, ये है। तो इसका उत्तर है भूमिहीन लोग, जिनके पास ज़मीन है, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। फिर पारंपरिक दस्तकार, ये इनके पास जो छोटे मोटे काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं या कुछ खिलौने बना रहे हैं, तो उनके पास हो सकता है इतने बड़े साधन ना हो। पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, जैसे पानी भरने वाले लोग या किसी घर अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, ठेल वाले, जैसे भिखारी, शहरी कामकाजी मजदूरों को हमेशा रेगुलर काम नहीं मिलता, जो असंगठित क्षेत्र में है, तो वो भी इस तरह की स्थिति से हो जाते हैं। और कौन लोग हो सकते हैं? अगर आप उसको किसी वर्ग विशेष में जाए तो अनुसूचित जाति के ज़्यादातर, अनुसूचित जनजाति के ज़्यादातर और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों के लोग। अन्य पिछड़ी जाति में कुछ तो बहुत बड़ी खेती वाले लोग भी हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो वो इस तरह की असुरक्षा से ग्रसित होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो कुछ वर्ग हैं, जैसे हम देखते हैं जो दस्तकार वर्ग से अंतर्गत हैं, कुम्हार या जो छोटे मोटे काम करके अपना काम करते हैं और ओबीसी वर्ग में आते हैं, वो लोग इसमें ग्रसित हो सकते हैं। फिर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, अगर कोई प्राकृतिक आपदा हुई तो उस समय खाद्य असुरक्षा हो सकती है। गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इनमें सारे नहीं हो सकते, लेकिन ये कि प्रतिशत की बात है कि ज़्यादातर जो हैं, जो खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं, उनकी संभावना या हो सकते हैं, वो बात इसमें की गई। ऐसा भी नहीं है कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसकी संभावना थोड़ा कम होती है, इधर संभावना ज़्यादा है। प्रश्न 3, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त? अब राज्यों को देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से यानी बुंदेलखंड के और पूर्वांचल के कुछ हिस्से जो बिहार से लगे हुए हैं। फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में
खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अधिक है। तो इसे नोट करते चलना है आपको। चौथा प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? हरित क्रांति के बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। हरित क्रांति का मीन्स होता है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करके अपने को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने की भारत की योजना, तो उसका नाम था हरित क्रांति। उससे ये हुआ था कि जहाँ 1950 के आसपास हमारे पास केवल 80 करोड़ टन हुआ था अनाज, तो लगभग 2018-19 में वो 280 करोड़ हो गया था। यानी कि लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग 4 गुना हो गया था उत्पादन। तो इससे हम जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में आसानी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर है, स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए गए। भारत ने कृषि में नई रणनीति अपनाई, जैसे हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा असर गेहूं में हुआ। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में सफलता की पुनरावृत्ति हुई। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि वृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में है, जहां अनाजों का उत्पादन 1964 में 72.3 लाख टन था को तुलना में 95-96 में 3.03 करोड़ टन पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अतः भारत ने काफ़ी हद तक खाद्यान्न को में अपने आप को आत्मनिर्भर बना दिया है। ये चौथा प्रश्न था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पांचवा, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार जो थोड़ी बहुत नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, कम वेतन पाने वाले लोग, शहरों में मौसमी बेरोजगार वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से जो निचली जातियां हैं पिछड़ी में भी, का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है, जिनका भूमि का आधार कमज़ोर होता है, वे लोग खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये सब तरह की कैटेगरी है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती और दूध पिला रहे महिलाओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो ज़रूरत है वो अलग टाइप की होती है, तो इसलिए खाद्य असुरक्षा उन पर असर आ जाता है। तो ये नोट करते चलें आप। वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जब कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, तो इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य नहीं खरीद सकते। अगर ये आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो अकाल की स्थिति भी बन सकती है। कह सकते हैं कि खाद्य आपूर्ति का प्रभाव कब पड़ता है? जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे इस समय एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है कोरोना। उससे क्या हो रहा है कि रोज़गार और इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ जो है, आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। जब बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो फिर इनकम नहीं होती किसी की। सब एक दूसरे से जुड़े हुई चेन के भाग हैं। 7वां है, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में भेद कीजिए। अब देखिए, ये पूछ रहा है कि मौसमी और दीर्घकालिक। मौसमी मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ मौसम के लिए, और दीर्घकालिक मीन्स होता है हमें लंबे समय के लिए।
तो दीर्घकालिक, सबसे पहले देखते हैं दीर्घकालिक भूखमरी क्या है। ये मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। जो गरीब हैं उनको अब हमेशा ही लगभग खाना पीना नहीं मिल रहा है पौष्टिक आहार, तो दीर्घकालिक भूखमरी की स्थिति में रहते हैं। और मौसमी भूखमरी क्या है? मौसमी भूखमरी को देखते हैं। ये फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। ये विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण और नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण, जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को काम कम रहता है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन या घर बनाने के काम में लगे होते हैं और बारिश में वो काम थोड़ा कम हो जाता है, तो उस तरह के श्रमिकों को तो शहरों में भी नहीं मिलेगा और गाँव में भी बारिश के समय बहुत कम काम रह जाते हैं, तो उस समय इनकम नहीं होने की वजह से मौसमी भूखमरी कुछ दिन के लिए वो परेशान हो जाते हैं। 8वां प्रश्न है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है कि क्या किया सरकार ने इस चीज़ की। इसके पहले एक जो वीडियो था, कंसेप्ट वीडियो, जिसमें मैंने एनसीईआरटी बुक्स को समझाया है, वो आप देखेंगे तो उसमें से सारी कंसेप्ट समझाई गई हैं। उसमें आपको हर चीज़ समझाया गया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त यानी अधिक प्राप्त जो एक्स्ट्रा प्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, वहाँ चीनी, खाद्यान्न यानी गेहूँ, चावल और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल का भंडार होता है। अब इस समय मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जगह पे LPG का सब्सिडी वाला LPG जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, उपलब्ध हो गया है। तो सरकार ने मिट्टी के तेल के भंडार को सीमित कर दिया है। संशोधित, इसी का पार्ट है, संशोधित वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS को 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ पर विकास नहीं हुआ, पिछड़े हैं, पूरा क्षेत्र ही पिछड़ा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुँचाना। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जून 1993 में से सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रारंभ की गई। ये पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। 1997 से जो है क्या हुआ है कि जो गरीब लोगों के लिए उनको BPL और APL का कंसेप्ट भी लाया गया और उनको जो गरीब हैं ज़्यादा, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको और भी सस्ती दर पे देने का प्रयास किया गया। दूसरी योजना थी, जो ये पहली योजना थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2 योजनाओं की बात करें ना, यहाँ पे 2 योजनाओं की चर्चा करें तो इसमें हमने पहली योजना ये थी, अब दूसरी ये पहले, अब यहाँ पे देखते हैं ये दूसरी अंत्योदय अन्न योजना, ये दूसरी है। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब, जैसे कुछ तो गरीब होते हैं और कुछ बहुत ही गरीब होते हैं, जो खाने की भी ठिकाना नहीं रहता, खाने पीने की चीज़ों। तो इस तरह के जो है 3 वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित थी। इस योजना का क्रियान्वयन PDS के पहले से मौजूद नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि जो गरीबों में भी अत्यंत गरीब हैं उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। अब देखते हैं सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। इसके बारे में एक पिछले जो वीडियो है इसी चैप्टर का, उसमें भी समझाया गया डिटेल में। तो हम सीधे आप क्वेश्चन आंसर में आते हैं। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त यानी
अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। ये एक भंडार है जो सरकार जो उत्पादन होता है उसका अधिक प्राप्त खरीदा हुआ अनाज एक भंडार में रखते हैं विशेष समय के लिए। भारतीय खाद्य निगम 80 उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों से खरीद लेते हैं। FCI किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बहुत ही फेमस टर्म है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकारें न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती हैं और खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण के लिए किया जाता है। इसी कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। तो ये बफर स्टॉक कौन बनाता है? FCI बनाते हैं और इसमें अनाज, गेहूँ, चावल और आदि का भंडार होता है। अब ये टिप्पणी वाला चूँकि इससे संबंधित ये बफर स्टॉक ये सब आ चुका है, न्यूनतम समर्थन कीमत आ चुका है, उचित दर की दुकान भी वही है जो कि PDF सिस्टम के अंदर, तो इसलिए ये टिप्पणी आपको नहीं करनी है। पिछले वीडियो में भी समझाया चुका है। आपको ये 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 11, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए, अब सरकार ने तो ये सिस्टम बना दिया है कि सस्ती दर पे अनाज देना, लेकिन डीलर जो होते हैं या जो कह सकते हैं हमारे देश में लोग जिसको मौका मिलता है भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर लेता है, वो स्थिति यहाँ पर आपको देखनी है कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेच देते हैं। राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान रोज़ न खोलना, यानी कि दुकान कभी जो उसकी दुकान है उसको कभी कभार खोलना, राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। ये एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जैसे राशन दुकानदार क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को, जैसे आप समझिए कि 4 कुंटल आया तो उसमें से 2 कुंटल ही लाए, 2 कुंटल वहीं बेच दिया, या जो लाए वो जो मिला अच्छा और दूसरा ख़राब वाला लेके आ गए उसको बेच रहे हैं। तो इस तरह की समस्या है। ये एक व्यक्तिगत नैतिकता का प्रश्न भी है कि आप अधिक लाभ के लिए कितना गिर सकते हैं, वो भी एक इसमें फैक्टर है। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, तो कैसी, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मदर डेयरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसी के बारे में ये है कैसे काम करती है। भारत में विशेषकर दक्षिण और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियों भी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पहला, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। समितियां बना देते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, तो वो एक थोड़ा ईमानदारी पे चलने के लिए मजबूर होते हैं। दूसरा, दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में प्रगति कर रही है। गुजरात में क्या हुआ, दूध और दूध उत्पादों में अमूल और सफल 2 है समिति का उदाहरण, सहकारी समिति का उदाहरण है जिसने देश में श्वेत क्रांति ला ली। अमूल ने तो पूरे दिन भारत में ही एक तरह से दूध और इनकी सप्लाई चेन बना दी है, और आप सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और लास्ट पॉइंट है, भारत में सहकारी समितियों के कई उदाहरण हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों को खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये 12 में से 11 क्वेश्चन करने हैं। खाली टिप्पणी लिखने वाला ये नहीं करना आपको, ये वाला नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं और ये आपको समझाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका भी समाधान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।